जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का वीडियो देखने से पहले आपको करना है एक काम, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, डू हिट द बेल आइकन। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवार्ड विनिंग जाने माने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जिनका नाम है डॉक्टर विकास पंथरी, जो कि एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। कई सारे सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट्स वो कर चुके हैं। डायरेक्टर हैं रेडियंट क्लिनिक, जो कि अंधेरी वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र में है। और 12 सालों का अनुभव आज हमारे साथ अपनी एक्सपर्टीज को साझा करेंगे। डॉक्टर विकास, हमारे जी मनी हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नेहा, मुझे आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सो मच। इट्स आवर प्लेजर। अच्छा सर, मैं हेयर ट्रांसप्लांट पे इतने शोज भी कर चुकी हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स भी आए, उन्होंने हमें बताया। तो मैं आज आपसे पूछूंगी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, लेकिन एज अ ले पेशेंट, एज अ लेमैन, मन में इतने डाउट्स होते हैं। और आजकल गूगल की कृपा से मैं बोलूं, आधी चीजें हम गूगल करते रहते हैं, कैसे होगा क्या होगा, कई सारे मिथ्स फॉर्म हो जाते हैं। सो आज मैं चाहूंगी कि उन सब मिथ्स को आप ब्रेक करें। तो मैं सबसे पहले आज आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमें कई दिनों की छुट्टी लेनी पड़ती है, क्योंकि वो डोनर एरिया से बाल आगे लगते हैं? तो क्या पीछे से इंसान गंजा हो जाता है, बॉल्ड पैच आ जाता है? और अगर ये महिला का केस है, कैसे होता है ये पूरा प्रोसीजर? देखिए, पहले मैं आपको एक मेल का केस समझा देता हूँ, जो पुरुष का केस है। जब हम डोनर एरिया से बाल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो कभी आपने ब्लड सैंपल दिया होगा, जिस सुई से ब्लड निकालते हैं वो थोड़े ही टाइम में बंद हो जाता है छेद अपने आप। आफ्टर 1 और 2 डेज वो निशान पूरा गायब हो जाता है, करेक्ट? वैसे ही डोनर एरिया से हम पंच यूज करते हैं, तो पंच मात्र 0.7 0.8 mm के रहते हैं। तो डोनर एरिया की जब हम बात करें, तो वहां तो सबूत 2 से 3 दिन में ही गायब हो जाता है। बात होती है फ्रंट की, कि फ्रंट में जो सूजन उतरती है वो 4 से 5 दिन में उतरती है। और उसके बाद में जब सूजन उतर जाती है, हम हेड वॉश दे देते हैं पेशेंट को। तो 6ठे दिन से तो मैं अपने पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि आप नॉर्मल कैप पहन के अपने काम पे जा सकते हैं। देन वी कॉल देम अगेन, फिर हम उन्हें वापस 12वें दिन पे बुलाते हैं, और उनके सर पे जितने ब्लड के क्रस्ट होते हैं, जितने मिनॉक्सिडिल लोशन के क्रस्ट होते हैं, वो सारे हम निकलवा देते हैं। अब वो खुला घूम सकते हैं। तो एक 5वें दिन का ब्रेक चाहिए उनको, जब उन्होंने आके हेड वॉश करवाना है, और एक 11वें दिन पे आके क्रस्ट रिमूवल करवाना है। अदरवाइज अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आप अगले दिन से अपना काम करने के लिए सक्षम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एज फार एज फीमेल्स आर कंसर्न, जहां तक स्त्रियों का वो है क्वेश्चन है, तो स्त्रियों में तो नो प्रूफ सर्जरी होती है। नो प्रूफ सर्जरी, हम उनकी एक लेयर बालों की उठा लेते हैं, एक परत नीचे बालों की रहती है, बीच की परत में से ट्रिमिंग करके बाल निकालते हैं। जो हम पहली परत छोड़ते हैं, तो सर्जरी के दिन ही कोई सबूत नहीं रहता बाल कहां से लिए। आप अगले दिन से खुले बाल में घूमिए, बन बनाइए, बिल्कुल बिना प्रूफ की सर्जरी होती है। अच्छा। फ्रंट में जहां बाल लगाए जाते हैं, वो आपके लंबे बालों से वैसे ही ढक जाता है। तो लेडीज में तो डाउन टाइम कुछ भी नहीं है। अच्छा, लेडीज में बस ये बोलता हूँ कि आप सोशलाइजिंग 2-3 दिन अवॉइड करिए। अच्छा डॉक्टर विकास, अगर मैं महिलाओं की बात करूं, अधिकतर हमने देखा है कि पुरुषों के बाल कम, मतलब 30s में हेयर फॉल, हेयर लॉस होता है, आजकल 20s में भी हो रहा है। क्या आपके पास फीमेल पेशेंट्स भी आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? मैंने फीमेल्स कम देखी हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मैं साल में कम से कम, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, 25 से 30 फीमेल्स का तो सर्जरी कर ही लेता हूँ। अच्छा, फीमेल्स भी आती है, क्योंकि आप ये देखिए, ये जेनेटिक पैटर्न ऑफ हेयर लाइन होता है। कई लेडीज, जैसे आप बोलेंगे कि मेरी मदर का हेयर लाइन ऊपर था, तो मेरा भी माथा चौड़ा ही है, मुझे वो थोड़ा नीचे लाना है, करेक्ट? सेकंड, कई सारे यस, हम हेयर लाइन भी नीचे लेते हैं फीमेल्स में। एंड कई सारे ऐसे केसेस होते हैं, जैसे किसी लेडी को पीसीओडी हुआ है। अब मेरे पास, आप यू वोंट बिलीव, मेरे पास एक 26 साल की लेडी आई। 26 साल की वो लड़की को पीसीओएस के कारण, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कारण, इतना ज्यादा हेयर लॉस हो गया था सेंटर पैच में, कैपुट में, कि हमें वहां पे बाल लगाने पड़े, क्योंकि वो प्री मैरिटल थी, उनको शादी भी करनी थी अगले साल। एंड उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जब उनकी पीसीओडी भी हमने कंट्रोल कर ली और सर्जरी भी अच्छे से हो गई, तो उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। तो पीसीओडी के पेशेंट हो गए, टिलोजन एफ्लूवियम के पेशेंट हो गए, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हो गए, इन सब लेडीज में बहुत जल्दी हेयर लॉस आ जाता है। तो यंग लड़कियां भी आती। अच्छा, एंड सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल, अब अगर किसी का हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया, 6-8 महीने भी हो गए, उसके बाद बालों में, जैसे महिलाओं के मन में आता है कि ब्लो ड्राई करना, स्ट्रेटनिंग करना, या आजकल लड़के भी हेयर वैक्स, हेयर जेल या ब्लो ड्राई करते हैं। अब वो जो सबको लगता है, वो बाल तो लगाए गए हैं, कंघी करूँ तो कहीं निकल तो नहीं जाएंगे, वो ड्रायर से खींचेंगे तो निकल तो नहीं जाएंगे।
तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ये सब चीजें भी की जा सकती है? लोग हेयर कलर करते हैं क्योंकि बाल सफेद हैं, तो क्या हेयर, ये सब चीजों पे आप क्या कहते हैं? ये मेरे सारे कई सारे मेल पेशेंट भी बोलते हैं सर एक एक बाल 80 रुपए का है, अगर गिर गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये रेजिस्टेंट बाल होते हैं, पुरुषों में तो ये टेस्टोस्टेरोन रेजिस्टेंट बाल होते हैं, और स्त्रियों में भी आपको ये समझना है कि जस्ट लाइक एनी ट्रांसप्लांट, चाहे लिवर ट्रांसप्लांट हो या किडनी ट्रांसप्लांट हो, एक बार ऑर्गन एक्सेप्ट हो गया तो वो अपने फंक्शन को रिज्यूम कर लेता है। किडनी यूरिन बनाना शुरू कर देगी, लिवर मेटाबॉलिज्म शुरू कर देगा। वैसे ही बाल भी जब आपके आगे आ गए और 6 से 8 महीने हो गए, अब आप कटिंग कराइए, कलरिंग कराइए, कुछ भी कराइए, दे बिहेव लाइक योर नॉर्मल हेयर। बिना डर के आप ये सब पे आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, कई बार ब्लो ड्रायर कराते समय, स्ट्रेटनिंग कराते समय टेक केयर की वो जो हीट है, जो उनकी जो वार्मथ होती है, वो बहुत ज्यादा रूट्स के पास ना, जैसे नॉर्मल बालों की केयर करते हैं वैसे इनकी करिए। इनकी करनी चाहिए। अच्छा, सो डॉक्टर विकास, अब मैं जानना चाहती हूँ कि कभी कभी बाय चांस अगर आपसे किसी पेशेंट ने 25 साल की उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, और तो क्या ऐसा भी है कि उसको 45 और 50 में भी दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी, या ये एक वन टाइम प्रोसीजर है? बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। कैसा होता है, देखिए हम जब अनुवांशिक गंजेपन की बात करते हैं यानी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, तो आपका जो पैटर्न ऑफ बॉल्डिंग है वो अपने प्रिकर्सर पे जाना है, चाहे वो दादा हो, पापा हो, मामा हो, चाचा हो, व्हाटएवर। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने फ्रंट का ट्रांसप्लांट करा है 25 ईयर्स ऑफ एज, टेस्टोस्टेरोन पीक को स्टेबलाइज होते होते 40-45 ईयर्स लग ही जाते हैं। कि हम 45 के बाद आपने किसी को नहीं सुना होगा बोलते 50-55 की एज में कि अब मेरा हेयर लॉस एक्सेस हो रहा है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है। करेक्ट। तो ये 20 साल के अंदर क्या होगा, आपने फ्रंट का ट्रांसप्लांट कराया, अगर आपके प्रिकर्सर पीछे से गंजे हैं वर्टेक्स एरिया में, तो आपके भी वो बाल उड़ना लाजमी है। 30-35 साल की उम्र में आप वापस दूसरे ट्रांसप्लांट के लिए आएंगे ही आएंगे। तो ये सब डिपेंड करता है आपके जेनेटिक प्रिकर्सर के ऊपर। उसका आपके ट्रांसप्लांट से लेना देना नहीं, वो बाल तो टिके रहने, बाकी के बालों की देख रेख करते हैं आप। अच्छा, ओके। एंड सर, एक और चीज, अगर किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो आपके एज अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन आप उन्हें क्या बोलते हैं? कितनी बार फॉलोअप्स के लिए आए? कोई ना कोई चीज है तो क्या साल में एक चेकअप जरूरी है? कोई आउट स्टेशन पेशेंट है, आप उसे क्या बोलते हैं कि साल में एक बार मुझे दिखा जाया करो? कैसे? देखिए इसमें दो तरीके हैं। आप एक, पहले हम लोकल पेशेंट्स की बात करते हैं, फिर आउट स्टेशन पेशेंट्स की बात करते हैं। लोकल पेशेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हम उन्हें सेकंड डे पे ड्रेसिंग रिमूवल के लिए बुलाते हैं, 5वें दिन पे हेड वॉश के लिए बुलाते हैं, 5वें से 6ठे दिन पे, और 11वें से 12वें दिन पे क्रस्ट रिमूवल। देर आफ्टर मैं उनको 45वें दिन से बुलाता हूँ कि अपनी रूटीन पीआरपी थेरेपीज एवरी मंथली आप लेना शुरू करें, ताकि ना केवल ट्रांसप्लांटेड बाल की ग्रोथ है, ताकि ना केवल ट्रांसप्लांटेड बालों की ग्रोथ अच्छी है, बल्कि बाकी के सर को भी तो बचाना है, बाकी के बाल को भी बचाना है, तभी तो सिमेट्रिकल लगेगा सारा रिजल्ट। आउट पेशेंट पेशेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उन्हें हम क्लियरली एक चीज एडवाइस करते हैं, जो आपकी साल भर की मेडिकेशन है वो ड्यूली एंड स्ट्रिक्टली अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करिए, तो आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। वट एवर हेल्प दे रिक्वायर, जो भी उनको मदद चाहिए होती है वो मैं उनसे व्हाट्सएप पे लोकली अवेलेबल दवाइयां भी उन्हें बता देता हूँ, जो हम टच में रह सकते हैं। पर सर, अगर मैं एक आम इंसान की तरह बात करूं, अब तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, अब तो एकदम घने बाल हैं, उसके बाद भी क्या मुझे बायोटीन और ये सब सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, विटामिन की? अब तो बाल आ गए मेरे पास। बिल्कुल सही। देखो हम सब कृषि प्रधान क्षेत्र के हैं, जैसे पौधे को खाद चाहिए और पानी चाहिए, वैसे ही बालों को भी ब्लड सप्लाई चाहिए और बालों को भी नरिशमेंट चाहिए। करेक्ट। तो अब बालों के लिए ब्लड सप्लाई क्या बढ़ाता है, जैसे मिनॉक्सिडिल लोशन है, वो एक पोटेशियम चैनल ओपनर है, ब्लड सप्लाई बढ़ाता है ग्राफ्स के लिए भी, और बाल सोडॉल भी आते हैं, किलोजन फेस के बालों को एनाजन फेस में, मोटे बालों में कन्वर्ट करता है। अब रही बात बायोटीन की, मल्टीविटामिन की, पीआरपी की, ये इसीलिए जैसे मैंने आपको खाद जो बताया, एक जंगल का पौधा जो कमजोर है और घर का पौधा जिसमें हम खाद पानी डालते हैं वो सोडॉल आता है। तो इट इज मच बेटर कि आप ये सारी चीजें एडिटिव जरूर करिए, ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, सिर्फ ट्रांसप्लांट से ही नहीं, बाकी बालों को भी बचा के, बाकी मेडिसिन से। बिल्कुल। और डॉक्टर विकास ने हमें कई सारे डूज डोंट्स और कहते हैं ना हमारे मन के डाउट्स क्लियर किए, हमारे सारे मिथ्स को ब्रेक किया। सो ऑन दैट नोट, डॉक्टर विकास, जी मनी हेल्थ शो की तरफ से मैं नेहा बजाज आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। आपने अपने बिजी शेड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो ये थे डॉक्टर विकास। अब लग रहा ना कि हेयर ट्रांसप्लांट इज नो रॉकेट साइंस। ऐसा नहीं है कि 15 दिन की छुट्टी लगेगी, 20 दिन का बेड रेस्ट लगेगा और हर कोई पूछेगा कि तुमने तो कुछ कराया है। और महिलाएं जितना कंसर्न है, कॉशियस रहती है बालों को लेकर, उनकी तो ये जैसे कि उन्होंने बोला कि किसी को पता ही नहीं लगेगा। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर अगर आप देखना चाहते हैं हमारा शो, वो भी हमें बताइएगा। चलिए, अब मेरा वक्त है जाने का, इजाजत लेने का। मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नए सुपर स्पेशलिस्ट, नए मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।